काजल नीलम के साथ हॉस्पिटल के कमरे से बाहर जा रही होती है। तभी मदन गुप्ता के तकिए के नीचे रखा हुआ काजल का फोन बज उठता है। काजल के फोन पर अब्बू लुलू का कॉल आ रहा होता है, जिसे देख वो दंग रह जाती है। मदन गुप्ता काजल का बज रहा फोन तुरंत उठा लेता है और फोन पर कहता है, हेलो। इससे पहले कि मदन गुप्ता कुछ और बात कर पाता, काजल झट से अपना फोन मदन गुप्ता के हाथ से खींच लेती है और फोन कट कर देती है। काजल की इस हरकत से मदन गुप्ता उसकी ओर हैरानी भरी नजरों से देखने लगता है और उससे पूछता है, अरे क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों फोन लेकर काट दिया मेरे हाथ से? एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लिए काजल मदन गुप्ता से कहती है, अरे कुछ नहीं पापा, वो क्रेडिट कार्ड वालों का फोन बार बार आ रहा है, आपको डिस्टर्ब ना हो इसीलिए फोन लेकर काट दिया, आप आराम कीजिए ना। काजल की बात सुनकर मदन गुप्ता बेड पर सो जाता है, तो वहीं नीलम और काजल हॉस्पिटल के कमरे से बाहर चले जाते हैं। कमरे से बाहर आकर काजल और नीलम बात करने लगते हैं। काजल नाराज होते हुए नीलम से कहती है, क्यों आई है यहाँ पर तू? मेरे पापा तो लुटेरे हैं ना, जो वो अनमोल का मुकुट चुराने में लगे हुए थे, तो फिर क्यों मिलने आई है तू इन्हें यहाँ पर? काजल की बात पर नीलम उसे कहती है, देख काजल, मैंने तेरे पापा पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था, मैंने तो वही कहा था जो असलियत में उस दिन हुआ था। वो दो लोग तेरे पापा की दुकान पर ही बैठे थे अनमोल के मुकुट को चुरा कर। उसकी पूरी कहानी मुझे नहीं पता। तेरे पापा की दुकान पर जो लड़का मुन्ना काम करता है ना, वो मुझे आज मार्केट में मिला था और उसी ने मुझे तेरे पापा के बारे में बताया है। मेरी पुरानी दोस्त है तू, इसीलिए तेरे पापा से मिलने चली आई। काजल काफी बेजार होते हुए नीलम से कहती है, अब मिल लिया ना मेरे पापा से, प्लीज अब तू यहाँ से चली जा। काजल की बात सुनकर नीलम अपना सर हिलाती है और वहां से जाने लगती है। जैसे ही नीलम कुछ कदम आगे चलती है, ठीक उसी वक्त काजल को फिर से अब्बू लुलू का फोन आता है। अब्बू लुलू का फोन आता हुआ देख काजल झल्लाते हुए कहती है, यार ये अब्बू लुलू फिर से मुझे कॉल क्यों कर रहा है? अब्बू लुलू का नाम काजल के मुंह से सुनकर नीलम के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो तुरंत ही वापस काजल की ओर आते हुए पूछती है, ये अब्बू लुलू को तू कैसे जानती है? तुझे पता है कि कितना बड़ा गुंडा है वो? नीलम की बात सुनकर काजल चौंकते हुए अपने मन में कहती है, ये नीलम भी अब्बू लुलू को जानती है। इसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं अब्बू लुलू के बारे में जानती हूँ, वरना ये अनमोल से कह सकती है। बात को गोल फिराते हुए काजल नीलम से कहती है, मैं नहीं जानती किसी अब्बू लुलू या हुलू लुलू को, भला मेरा गुंडों से क्या लेना देना? नीलम काजल से कहती है, मैंने अच्छे से सुना है काजल कि तूने अभी अब्बू लुलू का नाम लिया है अपने मुंह से। आखिर बताएगी चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में? गुस्से में आते हुए काजल नीलम से कहती है, मैं तुझसे आखिर बार बार कह रही हूँ नीलम, दूर रहे मेरी जिंदगी से प्लीज। और कहा ना, मैं नहीं जानती किसी अब्बू लुलू को। काजल के चेहरे को भांपते हुए नीलम अपने मन में कहती है, मैं लोगों को काफी अच्छी तरह से पढ़ लेती हूँ काजल, जरूर तू मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे पता करना होगा कि आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। काजल की आंखों में देखते हुए नीलम उसे समझाते हुए कहती है, गुस्से में तो तू किसी भी चीज को सुनने या समझना ही नहीं चाहती काजल, पर मुझे तेरी काफी परवाह है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, पर मेरी एक सलाह है तेरे लिए, कुछ चीजों से तू दूर ही रहे तो अच्छा है, ख्याल रखना अपना। काजल को समझाकर नीलम वहां से चली जाती है। विक्रम सिन्हा अपने बिहार के दफ्तर में जॉन के साथ बैठा होता है कि तभी जॉन को किसी का फोन आता है। जैसे ही जॉन फोन उठाता है, सामने से एक आवाज आती है, हेलो सर, आपने जो एंटीक्स मंगवाए थे थाईलैंड के लोगों से, वो आपके एंटीक्स लेकर आ चुके हैं। आप कहो तो मैं इनसे ये पूरे एंटीक्स खरीद लूं। एंटीक्स की जानकारी लेते हुए जॉन विक्रम सिन्हा को देखता है। तभी विक्रम सिन्हा जॉन को आंख का इशारा कर देता है। अपने बॉस का इशारा पाते ही जॉन फोन पर कहता है, नहीं, उन एंटीक्स को तुम्हें नहीं लेना है। जिस गांव में तुम हो, वहां कल मेरा एक आदमी आएगा और उन एंटीक्स की परख करेगा। जो मेरा आदमी एंटीक पसंद करेगा वही तुम्हें एंटीक्स खरीदना है, पर याद रहे तुम उन एंटीक्स को उस गांव में निकल रहे एंटीक्स के साथ रखना। मेरे आदमी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वो एंटीक्स इल्लीगल है। जॉन की बात सुनकर उसका आदमी उसे कहता है, मैं समझ गया सर, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अपने आदमी से बात कर जॉन फोन रख देता है। जॉन के फोन रखते ही वो विक्रम सिन्हा से पूछता है, तो सर कल सुबह आप अनमोल को उस गांव में एंटीक्स परखवाने के लिए भेज रहे हैं? जॉन का सवाल सुन विक्रम सिन्हा अपना सर हिलाता है। तभी जॉन सोचते हुए विक्रम सिन्हा से एक बात पूछता है, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है सर,
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? उस वक्त विक्रम सिन्हा अपने सिगार को जला रहा होता है। वो अपने सिगार को जलाते हुए जॉन से पूछता है, पूछो जॉन, क्या पूछना है तुम्हें? जॉन विक्रम सिन्हा से सवाल करता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती सर, आप अनमोल को सीधे अपने इलीगल एंटीक के कारोबार के बारे में क्यों नहीं बता देते? उससे आप यूं अपना धंधा क्यों छुपा रहे हो? आखिरकार आप उसे अच्छे खासे पैसे दे रहे हो काम के लिए, और इतने पैसों के लिए तो कोई भी काम करेगा। जॉन के सवाल का जवाब देते हुए विक्रम सिन्हा उसे कहता है, कुछ लोग पैसों के हिसाब से नहीं चलते जॉन, क्योंकि उनके लिए उनके उसूल मायने रखते हैं, और अनमोल के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है जो वो पैसे कमाने के लिए इलीगल काम करेगा। मुझे अपने कुछ जरूरी कामों के लिए अनमोल की जरूरत है, और दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं जो ये जानते हैं कि विक्रम सिन्हा का असली धंधा रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का नहीं, बल्कि इलीगल एंटीक्स का है। और इस वाइट कॉलर के नीचे काले कारोबार का राज मैं किसी से नहीं कहता। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर जॉन समझते हुए कहता है, मैं आपकी बात समझ गया सर, पर मुझे अभी ये जानना है कि मेरे अलावा और वो 2 लोग कौन हैं जो आपके इलीगल एंटीक्स के कारोबार के बारे में जानते हैं। जॉन के सवाल पर विक्रम सिन्हा उसे कहता है, मेरे पुराने दोस्त साथी जिन्हें तुम नहीं जानते, मैं कल अनमोल को उस गांव में भेज देता हूँ, और हाँ, अनमोल को भनक नहीं लगनी चाहिए कि वो एंटीक्स इलीगल है, समझे? जॉन विक्रम सिन्हा से कहता है, समझ गया सर, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अगले दिन सुबह के 7 बज चुके थे। जोया एकदम तैयार होकर बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी होती है। जोया अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए अनमोल को देख रही होती है, जो आईने के सामने खड़ा अपना बाल बना रहा होता है। अनमोल को घूर कर देखते हुए जोया उसे कहती है, हो गया तेरा कंघी, लिपस्टिक, पाउडर, या फिर एक और घंटा लगेगा तुझे तैयार होने में? अपने बालों को झटके से जमाते हुए अनमोल जोया से कहता है, अरे ये सजना सवरना तो तुम लेडीज का काम है, मर्द सिर्फ नहाता है और तैयार हो जाता है। जवाब देते हुए जोया अनमोल से कहती है, हाँ, और तू तो ऐसा मर्द है जो साबुन ना मिलने पर सर्फ पाउडर से भी नहा लेता है। इतनी देर से आईने के सामने खड़ा है, तेरे विक्रम सिन्हा ने कार भेजी है काफी देर पहले, जल्दी कर, तुझे काम पर नहीं जाना? बड़े आराम से अनमोल जोया से कहता है, हम अपनी शर्तों पर जीते हैं जानी, हम अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। ठीक उसी वक्त अनमोल को नीचे खड़े ड्राइवर का कॉल आता है, हेलो भाई साहब, आपका आने का मूड है कि नहीं? होटल के नीचे आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, आप आते हो कि मैं जाऊं? ड्राइवर की बात सुनकर अनमोल अपने तेवर बदलते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं भाई, अभी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में। तभी जोया अनमोल को देखते हुए अपना सर हिलाते हुए कहती है, आ गया मूड अब, तब से कह रही थी कि निकलते हैं, पर तुझे तो मन था खा मारनी है। चल अभी चलते हैं तेरे विक्रम सिन्हा के काम पर। अनमोल और जोया होटल से विक्रम सिन्हा का काम करने गांव चले जाते हैं। अनमोल और जोया बिहार के एक छोटे से गांव में आते हैं, जहां वो कार से उतर उस गांव को देखने लगते हैं। उस पिछड़े हुए गांव को देखते हुए अनमोल ड्राइवर से पूछता है, ये कौन सा गांव बताया आपने? ड्राइवर अनमोल से कहता है, पांचशील गांव का नाम है। एक दौर था जब यहाँ बड़े बड़े राजा लोग राज किया करते थे, और अब यहाँ सिर्फ गरीबी ही दिखाई देती है। गांव में खेल रहे बच्चों को देखते हुए जोया कहती है, ये तो एक देहात है। आगे चलते हुए अनमोल जोया से कहता है, हाँ, और इसी देहात में विक्रम सिन्हा को मिल रहे हैं एंटीक्स। तभी ड्राइवर अनमोल से कहता है, वो देख रहे हो सामने, विक्रम सर की फैक्ट्री बन रही है यहाँ, जिसकी खुदाई में ही एंटीक्स मिले थे पुराने जमाने के। चलिए सर, मेरा काम आपको यहाँ लाना था, अब मैं जाता हूँ। अनमोल ड्राइवर से बात कर जोया के साथ उस बन रही फैक्ट्री की ओर चला जाता है कि तभी उसके सामने बिरजू नाम का शख्स सामने आते हुए अनमोल से कहता है, हेलो सर, माई सेल्फ बिरजू, विक्रम सर ने आपको एंटीक्स दिखाने के लिए कहा था मुझसे। अनमोल बिरजू से मिलता है और उसके साथ जोया को लेकर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। कौन से हैं वो जरूरी काम जो विक्रम सिन्हा अनमोल से करवाना चाहता है? क्या विक्रम सिन्हा के साथ काम कर कोई मुसीबत आने वाली है अनमोल पर? और क्या पता चलेगी अनमोल को विक्रम सिन्हा के कारोबार की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल बिरजू के साथ जोया को लेकर उस फैक्ट्री के अंदर विक्रम सिन्हा के एंटीक का मुआयना करने चला जाता है। जैसे ही अनमोल उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचता है, उसे वहां पर अपने सामने कुछ मजदूर खड़े दिखाई देते हैं।
उन मजदूरों की आगे एक बड़ी टेबल पर रखे हुए थे पुराने तांबे के मूर्तियां और बर्तन। उन मूर्तियों और बर्तन के साथ अनमोल को वहां पर कुछ चीनी के बर्तन और पेंटिंग्स के साथ साथ काफी सारे एंटीक भी दिखाई देते हैं। अनमोल उन एंटीक्स के करीब जाता है और उन्हें देखते हुए कहता है, ये सारे एंटीक इसी जगह से खुदाई में निकले हैं। बिरजू अनमोल से कहता है, जी हाँ साहब, ये कोई मामूली एंटीक्स नहीं है, इस गांव का गढ़ा हुआ इतिहास है। अचंभित होते हुए अनमोल उन एंटीक्स को देखते हुए कहता है, माना कि ये गांव का गढ़ा हुआ इतिहास है, पर एंटीक्स की जानकारी मुझे भी है। इनमें से काफी सारे एंटीक्स इस गांव से संबंधित नहीं रखते, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसी चीजें जैसे ये फूलों का बास, ये चीनी का बना हुआ प्याला और ये खेतों की बनी हुई तस्वीर, ये एंटीक्स तो कहीं कंबोडिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड की संस्कृति की दर्शाती हैं। जरूर ये एंटीक्स वहीं के हैं। अनमोल की बात सुनकर बिरजू उसे कहता है, अरे साहब, क्या उस जमाने में वहां से चीजें यहाँ नहीं आई होंगी? हो सकता है वहां के व्यापारियों ने हमारे देश में आकर व्यापार किया हो। बिरजू के जवाब से अनमोल संतुष्ट दिखाई नहीं देता। वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, हमारी संस्कृति की जो चीजें यहाँ रखी हुई हैं वो काफी पुरानी लग रही हैं और इनमें से कई चीजें काफी नई हैं। यहाँ पर तो जैसे एक भंडार लगा हुआ है एंटीक्स का। अनमोल की बातें सुनकर जोया उसका हाथ पकड़कर कुछ दूर ले जाती है। कुछ दूर आने पर अनमोल जोया से पूछता है, अरे क्या हुआ जोया, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तभी जोया अनमोल से कहती है, ज्यादा डिटेक्टिव मत बन तू अभी। अरे वो नई जमाने की चीजें हैं या पुरानी, इंडोनेशिया की है या कंबोडिया की, उससे हमें क्या लेना देना। तू जल्दी अपना आईना निकाल और इन एंटीक्स को परख कर विक्रम सिन्हा का काम खत्म कर दे, क्योंकि हमें मौर्य काल के एंटीक्स भी तो ढूंढना है दूसरे गांव जाकर। 1 साल का वक्त नहीं है हमारे पास, कुछ ही दिनों का है। जोया की बात सुनकर अनमोल अपना सिर हिलाता है और बिरजू की ओर जाता है। बिरजू के पास जाकर अनमोल उसे कहता है, तुम अपने सारे मजदूरों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं और मेरी साथी असली और नकली एंटीक्स की परख करके अलग अलग रख देते हैं। अनमोल की बात सुनकर बिरजू उसे कहता है, ठीक है साहब, आपकी जैसी मर्जी। मुझे बस विक्रम साहब ने ये एंटीक्स आपको दिखाने के लिए कहा था और मेरा काम हो गया है। अगर आपको अकेले इन एंटीक्स को परखना है तो परख लीजिए। चलो रे सब लोग, बाहर चलो, साहब को अपना काम करने दो। जैसे ही सभी मजदूर वहां से चले जाते हैं, अनमोल अपना जादुई आईना निकालता है और अपना आईना निकालकर अनमोल एक एक कर असली और नकली एंटीक्स परखने लगता है। कुछ ही देर बाद अनमोल अपने एंटीक्स को परखने का काम खत्म कर देता है। तभी अनमोल जोया से कहता है, हो गया जोया, सारे असली और नकली एंटीक्स अलग अलग रख दिए हैं मैंने। इतना कहकर अनमोल आगे बढ़कर बिरजू को चिल्लाने लगता है, बिरजू, बिरजू। पर अनमोल की पुकार पर बिरजू का कोई जवाब नहीं आता। तभी भागते हुए एक मजदूर अंदर की ओर आता है और अनमोल से कहता है, भैया जी, बिरजू भैया चाय पीने गए हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। उस मजदूर की बात सुन अनमोल जोया से कहता है, ये बिरजू जब तक आएगा तब तक मैं विक्रम सिन्हा को कॉल कर देता हूँ कि मैंने उनका काम कर दिया है। तभी अनमोल अपने जेब से फोन निकालकर विक्रम सिन्हा को फोन लगाने लगता है। अनमोल देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। वो कुछ कदम आगे जाता है जहां सी ब्लॉक लिखा हुआ होता है। अनमोल विक्रम सिन्हा को फोन मिलाने लगता है कि तभी अनमोल के जेब से उसका आईना चमकने लगता है। अनमोल फोन मिलाने में व्यस्त होता है तो उसका ध्यान अपने चमक रहे आईने पर नहीं जाता। उसी वक्त विक्रम सिन्हा अनमोल का फोन उठा लेता है। हेलो अनमोल, बताओ, हो गया मेरा काम? विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, जी विक्रम जी, हो गया आपका काम। आपके सारे एंटीक्स परख लिए हैं मैंने, जिनमें काफी सारे एंटीक्स तो नकली थे तो कुछ ज्यादा कीमती नहीं थे। सबको अलग करके रख दिया है मैंने। आपका आदमी चाय पीने गया है, उसके आते ही मैं एंटीक्स दिखाकर यहाँ से निकल जाता हूँ। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा उसे कहता है, थैंक यू अनमोल, जो तुमने मेरा काम कर दिया। बस एक चीज का मलाल है मुझे उस जगह से। कारंथ डायनेस्टी के काफी सारी चीजें मिली हैं, पर वहाँ मुझे उस डायनेस्टी से जुड़े हुए 9 रत्न वाली अंगूठियां नहीं मिली। उन अंगूठियों का मोल मार्केट में करोड़ों में है। अगर वो अंगूठियां मुझे मिल जाती और तुम उन्हें परख लेते तो मेरा काम वहाँ पूरा हो जाता। खैर ठीक है, मैं ड्राइवर को अभी वहाँ भेजता हूँ, वो तुम्हें होटल छोड़ देगा। अनमोल विक्रम सिन्हा से बात कर ही रहा होता है कि तभी जोया का ध्यान अनमोल के जेब की ओर जाता है, जो काफी चमक रहा होता है। तुरंत ही जोया अनमोल की ओर जाती है और उसे इशारा कर जेब की ओर देखने के लिए कहती है।
जैसे ही अनमोल अपने जेब से निकल रही रोशनी को देखता है, वो तुरंत ही अपना आईना जेब से निकालता है। आईना निकालते ही अनमोल को उसके अंदर एक बड़ी रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखते हुए अनमोल समझ जाता है कि उसका आईना यहाँ कोई नायाब चीज की ओर इशारा कर रहा है। जैसे ही अनमोल अपने आईने में देखता है, उसे अपने आईने में 6 रत्नों वाली अंगूठियां दिखाई देती हैं। उन अंगूठियों को अपने आईने में देखकर अनमोल हैरान हो रहा होता है। तभी फोन पर विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, हेलो अनमोल, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, जी आ रही है आपकी आवाज विक्रम जी। यूं समझ लीजिए कि आपका काम यहाँ पूरा हो गया है। आपकी वो अंगूठियां आपको मिलने ही वाली है। चौंक कर विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, ये क्या कह रहे हो अनमोल तुम? अगर वाकई में ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा कमीशन दूंगा उन अंगूठियों का, जो कि तुम्हारा हक भी है। अपने आईने को मुट्ठी में बंद कर अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, आप बिहार में ही हो ना विक्रम जी? यहाँ आ जाइए। आपके आने तक मैं उन अंगूठियों को निकाल कर रखता हूँ। खुशी के मारे विक्रम सिन्हा फोन पर अनमोल से कहता है, मैं आ रहा हूँ अनमोल, मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही अनमोल फोन रखता है, जोया उसे गुस्से से कहती है, अरे कैसे ढूंढेगा तू उन अंगूठियों को? पता नहीं कहाँ गड़े हुए होंगे। और ऊपर से विक्रम सिन्हा को यहाँ आने के लिए कह दिया। अगर वो अंगूठियां नहीं मिली तो? विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए अनमोल जोया से कहता है, वो अंगूठियां मुझे मिलकर ही रहेगी जोया। मेरा आईना मुझे कभी झूठी तसल्ली नहीं देता। ये आईना ही मुझे उन अंगूठियों तक पहुंचाएगा। जैसे हम इन गड़े हुए अंगूठियों को ढूंढ कर निकालेंगे, वैसे ही हम मौर्य काल के एंटीक्स को भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। अपनी मुट्ठी खोलकर अनमोल जैसे ही आईने में देखता है, उसे अपने आईने में ब्लॉक सी दिखाई देता है। ब्लॉक सी के पास एक गोल सा बड़ा पिलर होता है। उस पिलर के किनारे अनमोल का जादुई आईना इशारा कर बताता है कि वहीं कहीं गड़ी हुई हैं वो कीमती अंगूठियां। उन अंगूठियों का संकेत पाकर अनमोल अपना आईना जेब में रख लेता है। तभी भागते हुए बिरजू काफी सारे मजदूरों के साथ वहां आता है। बिरजू हाँकते हुए अनमोल से कहता है, विक्रम साहब ने फोन करके बताया है आपको वो अंगूठियां मिल चुकी हैं। कहाँ है वो अंगूठियां? अनमोल मुस्कुराते हुए बिरजू से कहता है, बस इतने ही मजदूर हैं यहाँ पर। काफी लंबी खुदाई करनी होगी, तब जाकर मिलेंगी हमें वो कीमती अंगूठियां। अचंभित होकर बिरजू अनमोल को देखने लगता है और हैरान होते हुए धीमे से कहता है, ऐसी कौन सी खुदाई करनी है जो और मजदूर बुलाने पड़ेंगे? हैदराबाद में काजल मदन गुप्ता के साथ अपने घर में दाखिल हो रही होती है। अपने कमरे को निहारते हुए मदन गुप्ता कहने लगता है, अस्पताल से आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है घर में। अब सुकून दिख रहा है मेरे दिल को। काजल मदन गुप्ता से कहती है, डॉक्टर ने जल्दी डिस्चार्ज कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस अपनी मनमानी करेंगे। डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक करनी होगी आपको, समझे पापा? अब आराम से अपने बेड पर सो जाइए। काजल अपने पिता को बेड पर सुला देती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। अपने कमरे में आकर काजल अनमोल को फोन करने लगती है, पर अनमोल काजल का फोन नहीं उठा रहा होता है। अपना फोन ना उठाने पर काजल झल्लाते हुए कहती है, ये अनमोल का रोज का हो गया है। वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतना भी क्या बिजी हो गया है वो बिहार जाकर? आखिर ऐसा कर क्या रहा है वो बिहार में? तभी काजल अपने फोन से एक नंबर निकालते हुए अपने आप से कहती है, जो मुझे नहीं करना था अब वो ना चाहते हुए भी मुझे करना ही होगा। काजल फोन पर एक नंबर मिलाती है और बात करती है। हेलो जी, डिटेक्टिव लालू बात कर रहे हैं? फोन पर डिटेक्टिव लालू काजल से कहता है कि हम ही हैं डिटेक्टिव लालू। हरे समोसे को भी बना देते हैं मीठा रतालू। बोलिए मैडम, क्या काम है आपका? लालू की बात सुनकर काजल उससे कहती है, एक शख्स पर तुम्हें नजर रखनी है जो कि इस वक्त बिहार में है। उसकी सारी जानकारी चाहिए मुझे, हो पाएगा? काजल की बात सुनकर लालू उसे कहता है, अरे मैडम, ऐसी नजर रखते हैं टारगेट पे कि हमारे सामने बिग बॉस का कैमरा भी फेल हो जाए। शातिर पाने में हमसे बैटमैन भी पीछे हो जाए। गंभीर आवाज में काजल उसे कहती है, मैं उस शख्स की तुम्हें तस्वीर और एड्रेस भेजती हूँ। मुझे उस शख्स की पल पल की खबर चाहिए, समझे? लालू काजल से कहता है, यूं समझ लीजिए मैडम कि हो गया आपका काम। बस डिटेल्स भेज दीजिए आपके आदमी का, हो जाएगा आपका काम। जैसे ही काजल फोन रखती है, वो अपने आप से कहती है, अब अनमोल किस होटल में रह रहा है मुझे पता करना होगा। अब मुझे अनमोल के पल पल की खबर चाहिए। क्या मिलेंगे अनमोल को वो अंगूठियां
डिटेक्टिव को अनमोल के पीछे लगाकर क्या पता चलेगा काजल को, और कैसे निपटेगा अनमोल आने वाले अनजान खतरों से। जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। फैक्ट्री के बाहर तेजी से दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। बाहर तेजी से एक कार आकर रुकती है। उस कार के अंदर से विक्रम सिन्हा बाहर की ओर उतरता है और बड़ी उत्साह से अपनी फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। फैक्ट्री के अंदर जाते हुए उसे काफी सारे औजारों के चलने की और मजदूरों की आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों का पीछा करते हुए विक्रम सिन्हा सी ब्लॉक की ओर जाता है। जैसे ही विक्रम सिन्हा ब्लॉक सी में पहुंचता है, वो देखकर हैरान हो जाता है कि उस ब्लॉक के अंदर काफी सारे मजदूरों ने एक गहरा गड्ढा कर दिया होता है। सी ब्लॉक के किनारे खड़े जोया और अनमोल उस गहरे गड्ढे के अंदर मजदूरों को खुदाई करते हुए देख रहे होते हैं। तभी जोया थोड़ी व्याकुल होते हुए अनमोल से पूछती है, मुझे तो काफी डर लग रहा है अनमोल, इतना गहरा गड्ढा खुदवा दिया है तूने, अगर वो अंगूठियां नहीं मिली तो। जहां एक और जोया परेशान दिखाई दे रही होती है, तो वहीं अनमोल के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं दिखाई देती। वो बड़े आराम से जोया का जवाब देते हुए कहता है, सब्र रख जोया, ये अंगूठियां हमें यहीं मिलेंगे, तू बस देखती जा। वहां खड़े करीब 25 मजदूरों को काम करता हुआ देख विक्रम सिन्हा दंग हो रहा होता है। तभी जोया की नजर विक्रम सिन्हा पर जाती है। वो अनमोल को धीमे से कहती है, वो देख, आ गया तेरा विक्रम सिन्हा, इतने बड़े गड्ढे को देखकर तो उसके तोते ही उड़ गए हैं। विक्रम सिन्हा को वहां खड़ा देख अनमोल तुरंत ही उसके पास जाता है। अनमोल को पास आता हुआ देख विक्रम सिन्हा उसे पूछता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे कोई बताएगा भी? कहाँ है बिरजू, बुलाओ उसे, किससे पूछकर इतना बड़ा गड्ढा किया है मेरी फैक्ट्री के अंदर? समझाते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, शांत हो जाइए विक्रम जी, यहाँ खुदाई करने के लिए मैंने मजदूरों को कहा है, आपका नाम लेकर। अचरज भरी निगाहों से विक्रम सिन्हा अनमोल को देखते हुए पूछता है, क्या तुमने कहा है खुदाई के लिए, पर क्यों? विक्रम सिन्हा के पर क्यों का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, आपको वो अंगूठियां चाहिए थी ना विक्रम जी, और यहीं गड़े हुए हैं वो 9 रत्नों वाली अंगूठियां, जो कुछ ही देर बाद आपको यहीं से मिल जाएंगी। संदिग्ध भरी नजरों से अनमोल को देखते हुए विक्रम सिन्हा उसे पूछता है, लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो अंगूठियां यहीं नीचे ही गड़ी हुई हैं? विक्रम सिन्हा का जवाब सुनकर जोया परेशान हो जाती है कि आखिर अनमोल विक्रम सिन्हा से कहेगा क्या। तभी अनमोल बड़े विश्वास से विक्रम सिन्हा से बात करते हुए कहता है, मुझे पक्का यकीन इसलिए है विक्रम जी कि मैंने पता किया है कि यहाँ फैक्ट्री से पहले, जब यहाँ सदियों पहले महल हुआ करता था, तब इसी दक्षिणी दिशा में राजा का कोष घर हुआ करता था, और हमलावरों से पुराने जमाने में राजा लोग अपनी मूल्यवान वस्तुओं को दक्षिण दिशा में ही गाड़ा करते थे। तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि हमें वो अंगूठियां यहीं नीचे कहीं गड़ी हुई मिलेंगी। अनमोल के जवाब पर जोया एक राहत की सांस लेती है, और अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा अचंभित हो उठता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारा अंदाजा लगाना तो ठीक है अनमोल, पर हम यकीन से तो नहीं कह सकते कि यहीं गड़े हुए हैं वो अंगूठियां, क्योंकि उस जमाने को बीते हुए सदियां बीत चुकी हैं। विश्वास भरी आवाज में अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, सदियां चाहे कितनी भी बीत जाएं विक्रम जी, पर पुराने लोगों की मान्यता वही की वही है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और आराम से कुर्सी डालकर बैठ जाइए, कुछ ही देर में आपको वो अंगूठियां यहीं से निकलती हुई दिखाई देंगी। अनमोल का विश्वास देखते हुए विक्रम सिन्हा मुस्कुराकर उसे कहता है, ठीक है अनमोल, मुझे यकीन है तुम्हारे यकीन पर। थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा कि तुम्हारा यकीन सही था कि नहीं। अगर तुम्हारा यकीन सही निकलेगा तो मुझसे ज्यादा खुश यहाँ कोई नहीं होगा। अपने मजदूरों को काम करता हुआ देख विक्रम सिन्हा भी उत्साहित होते हुए कहता है, जल्दी जल्दी काम करो, जितना गहराई में खोद सकते हो खोद दो। विक्रम सिन्हा की आवाज सुनते ही मजदूरों में मानो एक जोश सा भर जाता है। वो सभी लोग वहां पर तेजी से खुदाई करने में जुट जाते हैं। हॉस्पिटल में नीलम अपने केबिन के अंदर बैठी हुई होती है। तभी एक आदमी जिसका एक पैर नकली होता है, वो नीलम के केबिन के बाहर खड़ा उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डॉक्टर आशुतोष मुझे कहाँ मिलेंगे?
अपना सर हिलाते हुए नीलम उस आदमी से कहती है, आगे जाकर राइट चले जाइए, वहीं पर आपको डॉक्टर आशुतोष का केबिन दिख जाएगा। नीलम से पता पाकर वो आदमी वहां से जाने लगता है। तभी नीलम की नजर उस आदमी के नकली पैर पर जाती है। उस पैर को देखकर नीलम को काजल की याद आती है, जहां काजल ने अब्बू लुलू का नाम अपने मुंह से लिया था। एक गहरी सोच में जाते हुए नीलम अपने आप से कहती है, ये काजल अब्बू लुलू को कैसे जानती है यार? जरूर कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में जो मुझे पता करना ही होगा। कहीं वो अपने और अनमोल के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। आने वाले दिनों में मुझे पता करना ही होगा कि आखिर माजरा है क्या। जब कोई इंसान के दिल में कोई सवाल पनपता है तो वो उस सवाल के जवाब को पाने के लिए शिद्दत से जुड़ जाता है। ठीक नीलम का हाल ऐसा ही है। जब से नीलम ने काजल के मुंह से अब्बू लुलू का नाम सुना होता है, वो जिज्ञासा से भर उठती है कि आखिर काजल अब्बू लुलू को कैसे जानती है। नीलम की बेकरारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वो काजल का सब कुछ जान नहीं लेती। सलीम की टार्जन अनमोल के घर के बाहर आकर रुकती है। सलीम अपनी कार की चाबी उंगली में फिराते हुए अनमोल के घर में दाखिल होता है। घर में दाखिल होते ही सलीम राघवेंद्र को कुर्सी में बैठे हुए देखता है और उन्हें कहता है, नमस्ते राघवेंद्र अंकल, कैसे हो आप? बताइए कैसे याद किया आपने मुझे? हुक्म कीजिए सरकार। सलीम को अपने पास आता हुआ देख राघवेंद्र चिल्लाते हुए चंदा से कहता है, अरे चंदा, देख सलीम आया है, जरा एक कप चाय तो लाना। चंदा रसोई में खड़ी चिल्लाकर कहती है, अभी लाई। सलीम बैठ जा बेटा, तेरे लिए मसाले वाली चाय बनाती हूँ। सलीम भी चंदा की ओर पुकार कर कहता है, जी जरा स्ट्रॉन्ग बनाना माँ, जिसे पीकर मजा आ जाए। तभी राघवेंद्र सलीम से कहता है, बैठ सलीम, मैंने तुझे कॉल करके एक जरूरी काम के लिए यहाँ बुलाया है। गंभीर होते हुए सलीम राघवेंद्र से पूछता है, कहिए ना अंकल, क्या जरूरी काम है? ठीक उसी वक्त राघवेंद्र कुछ पेपर्स सलीम को थमाते हुए कहता है, ये कोर्ट के पेपर हैं जो यशवर्धन ने अनमोल के खिलाफ केस किया है। अब अनमोल अपने काम में इतना व्यस्त है कि उससे बात करना ही नहीं हो रहा। जब वो आएगा तब उससे आराम से बात करूंगा, पर मैंने सोचा कि तेरे इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, इतनी समझ है कि अनमोल के आने से पहले तुझसे राय मशवरा कर लूं। उस केस के पेपर्स को अपने हाथ में लेते हुए सलीम राघवेंद्र से कहता है, ये काफी अच्छी चीज की है अंकल आपने। अनमोल तो पता नहीं अपने किन कामों में उलझा हुआ है, देखिए उसका ध्यान इस काम में है ही नहीं। भाई साहब बिहार गया है एंटीक्स के किसी काम के लिए, पर ये काम भी तो जरूरी है, आखिर कोर्ट कचहरी की बात है और उसके सामने खड़ा है यशवर्धन जैसा इंसान। यशवर्धन का नाम सुनते ही राघवेंद्र अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, बस देखना बेटा कैसे इस यशवर्धन को मैं कचहरी में धूल चटा सकता हूँ, बस मुझे रास्ता बता दे। राघवेंद्र की बात पर सलीम उसे कहता है, रास्ता यही है अंकल के, मैं कल ही आपके घर एक वकील भेजता हूँ। बड़ा माना हुआ वकील है वो, अनमोल से भी बात कर लेगा वो फोन पर, आप चिंता मत कीजिए। आप तो सिर्फ आराम से देखते जाइए कि उस यशवर्धन का कचहरी में क्या हाल होता है। सलीम की बात सुनकर राघवेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। राघवेंद्र खुश होते हुए सलीम से कहते हैं, बस बेटा उस वकील को जल्दी मुझसे और अनमोल से बात करवा दे, इस केस की काफी अच्छे से तैयारी करनी है हमें। सलीम और राघवेंद्र बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चंदा सलीम के सामने चाय का प्याला लेकर आती है और उसे कहती है, केस की तैयारी जब करना है तब करना, पहले आराम से चाय पी ले, ये ले सलीम। चंदा के हाथ से चाय का प्याला लेकर सलीम चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, वाह, चाय हो तो ऐसी माँ, मजा आ गया। वैसे अंकल ये आपका दूसरा बेटा कुंदन नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? राघवेंद्र सलीम से कहता है, वो दुकान पर बैठा होगा और कहाँ जा सकता है, अनमोल के यहाँ नहीं होने पर आजकल वो ही दुकान अकेले देख रहा है। चाय की चुस्की लेते हुए सलीम राघवेंद्र से कहता है, चलिए बढ़िया है अंकल, बाहर और अंदर का काम दोनों ही हो रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब बस अनमोल की आने की देरी है, उसके आते ही इस कोर्ट केस की अच्छे से तैयारी करनी है। बिहार में विक्रम सिन्हा की फैक्ट्री में खुदाई करते हुए शाम हो चुकी थी। सारे मजदूर थके हारे दिखाई दे रहे होते हैं। तभी एक मजदूर विक्रम सिन्हा की ओर देखते हुए कहता है, और कितना खोदना पड़ेगा साहब, खोद खोद कर तो मेरी जान जा रही है। अनमोल पुकार कर उस आदमी से कहता है, थोड़ा और खोज दीजिए भैया, बस मिल ही जाएंगे वो अंगूठियां। कुड़कुड़ाते हुए वो आदमी कहने लगता है, अरे मिल जाएंगे, सुबह से सुन रहे हैं, आखिर हम भी तो इंसान हैं, कितना खोदे, यहाँ तो मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं। उस आदमी की बात सुनकर जोया भी धीमे से अनमोल के कान में कहती है, मुझे भी यही लगता है अनमोल कि नहीं मिलेंगी वो अंगूठियां हमें, देख तो सही
इतना गहरा गड्ढा कर दिया है मजदूरों ने। सभी मजदूर काम कर थक चुके होते हैं, मानो अभी सभी के हौसले पस्त हो चुके हों। अपने लोगों को देखते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, मुझे लगता है ये मजदूर सही कह रहे हैं अनमोल, यहाँ पर और खुदाई का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। क्या नहीं मिलेंगे अनमोल को वो अंगूठियां? क्या सभी के सामने गलत साबित होगा अनमोल? और कहानी लेगी कौन सी और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सारे मजदूर उन अंगूठियों को ढूंढने में खुदाई करते करते थक चुके थे। जहां विक्रम सिन्हा के साथ साथ सभी लोग हार मानकर खड़े थे, तो वहीं अनमोल अपने फैसले पर अटल था। थके हारे मजदूरों को देखते हुए अनमोल उनका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, अरे खोदो भैया, मैं कह रहा हूं ना, हमें मिलेंगी वो अंगूठियां, खोदो आप। विक्रम सिन्हा अनमोल का विश्वास देख दंग रह जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी विश्वास की कदर करता हूं अनमोल, पर मुझे सच में नहीं लगता कि हमें वो अंगूठियां अब मिलेंगी। मिलना होता तो इतनी खुदाई करने पर तो हमें वो अंगूठियां जरूर मिल जाती। अपना सिर हिलाते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, बस थोड़ी देर और सब्र कर लीजिए विक्रम जी, मुझे यकीन है कि वो अंगूठियां अभी हमें मिलेंगी ही। जोया भी परेशान होते हुए अनमोल से कहती है, छोड़ना अनमोल, नहीं मिल रही है वो अंगूठियां। देख कितना गहरा खड्डा खोद दिया है इन्होंने, 15 मजदूर खड़े हुए हैं उसके अंदर, और कितना खोदेंगे ये बेचारे। सारे मजदूर थके हारे खड़े होते हैं। तभी अनमोल उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहता है, अरे क्यों काम बंद कर दिया, खोदो। सभी लोग परेशान होते हुए अनमोल को देख रहे होते हैं और अपना सर हिला रहे होते हैं, पर अनमोल अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहा होता। मानो अनमोल का फैसला वहां खड़े किसी भी इंसान को रास नहीं आ रहा होता है। तभी एक मजदूर गुस्से से कहने लगता है, अरे खोदो खोदो खोदो, कई घंटों से हम सिर्फ खुदाई ही किए जा रहे हैं, पर मिट्टी और कंकड़ के अलावा यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा। कुड़कुड़ाते हुए वो मजदूर अपने हाथ का फावड़ा तेजी से उस गड्ढे के अंदर फेंक देता है। जैसे ही वो मजदूर अपना फावड़ा फेंकता है, तभी एक ऐसी आवाज आती है मानो उसका फावड़ा किसी धातु की चीज से जाकर लगा हो। उस आवाज ने मानो अपनी ओर सबका ध्यान केंद्रित कर लिया होता है। तुरंत ही अनमोल उस गड्ढे के नीचे उतरता है और उस फावड़े को हटाकर मिट्टी हटाने लगता है। मिट्टी के हटने पर अनमोल को एक छोटा सा धातु का बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स पर से मिट्टी को हटाते हुए अनमोल उसे खोलता है। जैसे ही अनमोल उस बॉक्स को खोलता है, उसके चेहरे पर एक चमकती हुई चीज से रोशनी फैल जाती है। वो चमक किसी और चीज की नहीं होती, वो होती है उस डिब्बे में रखी हुई 3 रत्नों वाली अंगूठियों की। उन अंगूठियों को देखकर अनमोल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जैसे ही उस बॉक्स के अंदर रखी अंगूठियों को अनमोल विक्रम सिन्हा को दिखाता है, विक्रम सिन्हा खुशी से फूले नहीं समा रहा होता। खुशी के मारे विक्रम सिन्हा भी उस गड्ढे के अंदर जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अंदर आ जाता है। तुरंत ही विक्रम सिन्हा उस अंगूठी के बॉक्स को अपने हाथ में लेकर अनमोल से कहने लगता है, तुमने कर दिखाया अनमोल, तुमने कर दिखाया। सच में ये अंगूठियां यहीं गड़ी हुई हैं। मुझे एक बार फिर माफ कर देना जो मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। वहां खड़े सभी लोग उन अंगूठियों को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन अंगूठियों को निहारते हुए विक्रम सिन्हा हैरान होकर कहता है, पर ये तो 3 ही अंगूठियां हैं, बाकी की अंगूठियां कहां हो सकती हैं? तभी अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, बाकी की अंगूठियां भी यहीं होंगी विक्रम जी, अपने मजदूरों से खुदाई करने के लिए कहिए। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा अपने मजदूरों को आदेश देते हुए कहता है, ढूंढना जारी रखो, जब तक मुझे सभी 9 अंगूठियां नहीं मिल जाती तब तक खुदाई करते रहो। अंगूठियों के वहां मिलने पर सभी थके हारे लोग जोश से भर उठते हैं। कुछ ही देर बाद 5 फीट दूर ही दूसरे मजदूर को मिट्टी में दबा हुआ दूसरा डिब्बा भी मिल जाता है। उस डिब्बे को हाथ में लेकर मजदूर विक्रम सिन्हा से कहता है, साहब ये लो, दूसरा डिब्बा भी मिल गया। तुरंत ही विक्रम सिन्हा उस डिब्बे को हाथ में लेता है और जैसे ही उस डिब्बे को खोलता है, उसमें 3 और अंगूठियां दिखाई देती हैं। उन 6 अंगूठियों को अपने हाथ में लेकर विक्रम सिन्हा कहता है, एक और डिब्बा यहीं कहीं होगा, ढूंढो सही से, सबको इनाम दूंगा, खूब पैसा दूंगा, ढूंढो। तभी विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, चलो अनमोल, हम इस गड्ढे से बाहर निकलते हैं, बाकी का काम हमारे ये लोग कर लेंगे। उस गड्ढे से बाहर आकर अनमोल और विक्रम सिन्हा को काफी वक्त हो चुका होता है।
पर उन्हें वो तीसरा अंगूठियों का डिब्बा वहां कहीं नहीं मिलता। अब मजदूरों की हिम्मत खत्म हो रही होती है, पर विक्रम सिन्हा उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहता है, सबको पैसा दूंगा, खूब पैसा दूंगा, खोदते रहो, रुको मत, तीसरा डिब्बा भी हमें मिल जाएगा। सारे मजदूर जैसे तैसे कर खुदाई कर रहे होते हैं, पर अनमोल उन्हें देखते हुए सोचता है, मेरे आईने ने इस जगह पर 6 अंगूठियां मुझे दिखाई थी, जो हमें मिल भी चुकी हैं। इसका मतलब 3 अंगूठियां यहाँ से पहले ही किसी ने निकाल ली हैं। तभी अनमोल का ध्यान पास के पिलर पर जाता है। उस पिलर को देखते हुए अनमोल मजदूरों से चिल्लाकर कहता है, रोक दो खुदाई, बंद कर दो अपना काम। अनमोल की पुकार सुन सभी मजदूर अपना काम बंद कर देते हैं। आश्चर्य भरी निगाहों से अनमोल को देखते हुए विक्रम सिन्हा उसे कहता है, क्या हुआ अनमोल, क्यों रोक दिया काम? बाकी के 3 अंगूठियां अभी मिलना बाकी है। अनमोल विक्रम सिन्हा को समझाते हुए कहता है, वो 3 अंगूठियां अब हमें यहाँ नहीं मिलेंगी विक्रम जी, क्योंकि उन अंगूठियों को यहाँ से पहले ही किसी ने निकाल दिया है। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा भौचक्का हो जाता है। वो अनमोल से पूछने लगता है, भला इतनी गहराई में खोदकर किसने निकाली होंगी वो अंगूठियां? ये नामुमकिन है, यहाँ पहले तो किसी ने इतना बड़ा गड्ढा किया नहीं होगा। अनमोल अपने पास वाले पिलर की ओर जाते हुए विक्रम सिन्हा से कहता है, ये पिलर देख रहे हो विक्रम जी आप, इसके लिए खुदाई तो पहले हुई होगी ना, और इसके लिए भी एक गहरा गड्ढा किया होगा ना आपके मजदूरों ने। ध्यान दीजिए, ये जो 2 बॉक्स हमें मिले हैं, इनकी दूरी एक दूसरे से 5 फीट की थी, और अगले 5 फीट पर यहाँ ये पिलर है। जरूर इस पिलर की खुदाई पर किसी मजदूर को वो तीसरा बॉक्स हाथ लगा होगा। अनमोल की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। विक्रम सिन्हा चौंक कर अनमोल को देखते हुए कहता है, सचमुच अनमोल, जहां लोगों की सोच खत्म होती है, तुम्हारी सोच वहां से शुरू होती है। हम सिर्फ चीजों को देखते हैं, पर असल में चीजों का मुआयना तो तुम करते हो। तुम जो कह रहे हो यही हुआ होगा। तभी जोया अनमोल के पास आती है और उसे धीमे से कहती है, तू और तेरा जादुई आईना दोनों ही काफी खुराफाती हैं। बाल की खाल निकालना तो कोई तुम दोनों से सीखे। जोया की बात सुनकर अनमोल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसे कहता है, अच्छा लगता है मुझे बाल की खाल निकालना। तभी अनमोल आराम से विक्रम सिन्हा की ओर जाते हुए उससे पूछता है, अब क्या करोगे विक्रम जी? कैसे पता लगाओगे कि वो तीसरा बॉक्स आखिर आपके किस मजदूर ने लिया है? उन 2 अंगूठियों के बॉक्स को हाथ में थामे विक्रम सिन्हा सोचते हुए कहता है, इसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा। तुमने अपना काम कर दिया है अनमोल, अब बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। सूरज ढल रहा था। फैक्ट्री के बाहर मैदान में मजदूरों की लाइन लगी हुई होती है। विक्रम सिन्हा चिल्लाते हुए सभी मजदूरों से कहता है, मैं एक ही बार पूछूंगा और उसका जवाब मुझे ईमानदारी से दे देना। किसे मिली है वो अंगूठियां? जिसे भी मिली है मुझे वापस कर दो। उन अंगूठियों के बदले मैं उस शख्स को 5 लाख दूंगा। वो अंगूठियां तुम्हारी किसी काम की नहीं, क्योंकि उन्हें तुम आसानी से बेच नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ 5 लाख लो और वो अंगूठियां मुझे दे दो। विक्रम सिन्हा अपने मजदूरों को समझाते हुए कहने लगता है कि वो अंगूठियां उन्हें दे दे, पर किसी भी मजदूर का सामने से जवाब नहीं आता। सामने से जवाब ना आने पर विक्रम सिन्हा झल्लाते हुए बिरजू को पुकारने लगता है, बिरजू, बिरजू। उन मजदूरों के पीछे से बिरजू दौड़ते हुए विक्रम सिन्हा के पास आता है और उससे कहता है, जी साहब कहिए क्या बात है? विक्रम सिन्हा बिरजू से पूछता है, इन सभी मजदूरों का गुत्तेदार तू है ना? तेरे अंडर ही ये सभी मजदूर काम करते हैं ना? तो तू ही पता लगा कि कौन सा वो मजदूर होगा जिसके पास वो अंगूठियां होंगी। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर बिरजू परेशान हो जाता है और उससे कहता है, मैं कैसे पता लगाऊं साहब? मुझे थोड़ी ना पता चलेगा कि इतने सारे मजदूरों में किसने ली होगी आपकी वो अंगूठियां, और हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है कि वो अंगूठियां वहीं थी और किसी ने उसे वहां से उठाया था। बिरजू की बात पर अनमोल भी सहमति जताते हुए विक्रम सिन्हा से कहता है, ये बिरजू सही कह रहा है विक्रम जी। आखिर हमारे पास इस चीज का पुख्ता सबूत तो है नहीं कि वो अंगूठियां वहीं थी और किसी मजदूर ने वहां से उसे लिया है। अनमोल और बिरजू की बात सुनकर विक्रम सिन्हा कहने लगता है, सबूत के सहारे बैठे रहेंगे तो वो 9 रत्नों वाली अंगूठियां मेरे हाथ से निकल जाएंगी। मुझे वो 9 के 9 अंगूठियां चाहिए ही चाहिए, एक भी कम नहीं चलेगी। और अगर हम इन सभी चीजों को गौर से देखें तो ये बात साफ होती है कि वो अंगूठियां वहीं थी। उस पिलर की खुदाई में ही किसी मजदूर को वो मिली होंगी। बस वो मजदूर का पता लग जाए तो वो अंगूठियां मुझे मिल सकती हैं। उन अंगूठियों के लिए मैं उस मजदूर को 5 लाख भी देने के लिए तैयार हूँ। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर
बिरजू उसे कहता है, अगर उस शख्स का पता हमें लगाना है तो मुझे सी ब्लॉक में जब उस पिलर की खुदाई में जितने लोग काम कर रहे थे उन सबसे पूछताछ करनी होगी। मुझे याद है कि सी ब्लॉक में कितने लोग काम कर रहे थे। चिल्लाकर बिरजू अपने आदमियों से कहता है, सी ब्लॉक में काम कर रहे सभी लोग सामने आओ। एक एक कर 14 मजदूर बिरजू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद बिरजू का ध्यान इस बात पर जाता है कि उन सभी मजदूरों में से एक मजदूर गायब है। बिरजू बाकी के मजदूरों से पूछता है, मनोज कहाँ है? क्या वो आज काम पर नहीं आया? तभी एक मजदूर बिरजू से कहता है, बिरजू भैया, हम 15 लोग थे जब सी ब्लॉक में काम शुरू हुआ था, पर जब से सी ब्लॉक की बुनियाद ढली जा रही थी तब से मनोज गायब है। कुछ ही दिनों के काम के बाद मनोज वापस आया ही नहीं। 10 दिन हो गए हैं उसे काम पर नहीं आए। उस मजदूर की बात सुनकर अनमोल के कान खड़े हो जाते हैं। तभी अनमोल अपने आप से कहता है, हो ना हो सी ब्लॉक की बुनियाद डालते हुए उस मनोज को ही मिला होगा वो अंगूठियों का आखिरी डिब्बा। क्या ढूंढ पाएगा अनमोल मनोज को? क्या मनोज के पास ही है वो अंगूठियां? क्या मनोज को ढूंढने के चक्कर में कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उन बची हुई 3 अंगूठियों के लिए मजदूरों से पूछताछ शुरू हो जाती है। उसी वक्त बिरजू को पता लगता है कि उन सभी मजदूरों में से एक मनोज नाम का मजदूर तब से काम पर नहीं आ रहा है जब से ब्लॉक सी की बुनियाद डालना शुरू हुई थी। मनोज का जिक्र सुनकर अनमोल को शक होता है कि हो ना हो वो बची हुई 3 अंगूठियां मनोज के पास ही होंगी। तुरंत ही विक्रम सिन्हा बिरजू से कहता है, कहां मिलेगा वो मनोज बिरजू? मुझे अभी के अभी वो मेरे सामने चाहिए। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर बिरजू हकलाते हुए उससे कहता है, जी साहब, अभी कुछ ही देर में मैं उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर देता हूँ। मनोज का घर यहीं पास ही में तो है, अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। अपना सर हिलाते हुए विक्रम सिन्हा बिरजू से कहता है, अभी लाओ उसे, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाकी के मजदूरों को अपने घर जाने के लिए कह दो और आज जो उन्होंने मेरे लिए यहाँ अंगूठियां ढूंढी हैं उसका भी अच्छा इनाम दूंगा मैं इन्हें। विक्रम सिन्हा का आदेश पाते ही बिरजू मुड़कर अपने सभी लोगों से कहता है, चलो चलो, आज काम खत्म हो गया है, घर जाकर आराम कर लो और विक्रम साहब ने तुम सभी को अच्छा इनाम देने का वादा किया है। चलो अभी जाओ सभी। बिरजू की बात पर सभी मजदूर वहां से खुश होकर चले जाते हैं और बिरजू निकल जाता है मनोज के घर की ओर। वहां फैक्ट्री में रह जाते हैं तो बस 3 लोग, विक्रम सिन्हा के साथ जोया और अनमोल। हैदराबाद में रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। काजल अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तभी उसे डिटेक्टिव लालू का कॉल आता है। जैसे ही काजल फोन उठाती है, लालू उसे कहता है, नमस्कार मैडम, याद है ना आपको, हम हैं डिटेक्टिव लालू। अपनी किताब को नीचे रखते हुए काजल लालू से पूछती है, कहो क्यों कॉल किया है तुमने मुझे अभी? लालू काजल को याद दिलाते हुए कहता है, हायर किया था ना आपने, बस फायर होने के लिए वेट कर रहे हैं मैडम हम। आप अपने आदमी की डिटेल्स भेजने वाली थी, बस उसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। जैसे ही हमें डिटेल्स मिल जाएंगी हम अपनी बॉन्ड वाली नजर गड़ा देते हैं आपके आदमी पर। लालू की बात सुनकर काजल उसे कहती है, मैं कुछ ही देर में तुम्हें अनमोल की सारी डिटेल्स भेज दूंगी और साथ ही साथ तुम्हें अपने काम के लिए एडवांस भी भेज दूंगी। बाकी का पैसा काम होने के बाद मिलेगा। लालू से बात कर काजल अपना फोन रख देती है। फोन रखते ही काजल गुस्से में आते हुए अपने आप से कहती है, सुबह से अनमोल को ना जाने कितनी बार कॉल किया है, पर वो है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अभी उससे कॉल करती हूँ। गुस्से के मारे काजल अनमोल को फोन लगाती है, पर इस बार अनमोल काजल का फोन उठा लेता है। फोन उठाते ही काजल तेज आवाज में अनमोल से कहती है, तो आखिर फोन उठा ही लिया तुमने मेरा? याद है ना मैं कौन हूँ और कितना इग्नोर करोगे अनमोल मुझे? काजल की नाराजगी को देखते हुए अनमोल उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था बाबा, सच में आज मुझे बहुत काम था। मैंने अपना फोन साइलेंट पर रख दिया था, इसीलिए तुम्हारा कॉल देख नहीं पाया। काजल, तुम्हें पता है आज विक्रम जी के फैक्ट्री में मजदूरों से खुदाई कराते कराते पूरा दिन निकल गया, तब जाकर मुझे वो एंटीक्स मिले जिसकी मुझे तलाश थी। नाराजगी में काजल अनमोल से कहती है, बस एंटीक के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता ना अनमोल? तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं है मुझे।
और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ये सब बताना भी जरूरी समझते हो। फिर कहते हो कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। काजल को शांत कराते हुए अनमोल उसे कहता है, अरे काजल, नाराज क्यों होती हो? ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं अभी पंचपुरा गांव में हूँ और यहाँ से अपना काम खत्म कर अपने होटल मिडलैंड चला जाऊंगा। अनमोल के होटल की जानकारी मिलते ही काजल उसे कहती है, ठीक है, होटल जाकर मुझे कॉल करना, फिर तुमसे अच्छे से बात करूंगी। इतना कहकर काजल अपना फोन रख देती है। अब काजल को इस बात का पता लग चुका था कि अनमोल कहाँ रह रहा है। तुरंत ही काजल अनमोल के होटल का एड्रेस और सारी डिटेल्स डिटेक्टिव लालू को भेज देती है। अनमोल की सारी डिटेल्स भेजने के बाद काजल अपने आप से कहती है, अब मुझे जानना है अनमोल के पल पल की खबर कि आखिर वो बिहार में असल में कर क्या रहा है। रात के 9 बज चुके थे। विक्रम सिन्हा के फैक्ट्री के बाहर काफी अंधेरा छा चुका था, जहां काफी धीमी रोशनी में मच्छरों के बीच खड़े हुए होते हैं जोया और अनमोल। तभी विक्रम सिन्हा की नजर सामने से आ रहे बिरजू पर जाती है, जो एक आदमी के साथ उसी की ओर आ रहा होता है। जैसे ही बिरजू उस आदमी के साथ विक्रम सिन्हा के पास आता है, विक्रम सिन्हा उस आदमी को देखते हुए बिरजू से पूछता है, यही है मनोज? ना में सर हिलाते हुए बिरजू विक्रम सिन्हा से कहता है, नहीं साहब, ये नहीं है मनोज। बिरजू का जवाब सुनकर विक्रम सिन्हा गुस्से में उसे कहता है, अगर ये मनोज नहीं है तो फिर कौन है ये? तुम तो मनोज को लाने गए थे ना? पता है कितनी देर से इन मच्छरों में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हिचकिचाते हुए बिरजू विक्रम सिन्हा को समझाते हुए कहता है, साहब, मनोज के घर पर मैं गया था पर मनोज मिला ही नहीं। उसकी जगह उसके भाई किशोर को लेकर आया हूँ। जब से इसे उस अंगूठियों और मनोज के बारे में पूछा है, तब से मुझसे लड़े जा रहा है। आने को भी ये यहाँ तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ अपने साथ लेकर आया हूँ। बिरजू की बात सुनकर विक्रम सिन्हा किशोर को ऊपर से नीचे संदिग्ध भरी निगाहों से देखने लगता है। संदिग्ध भरी निगाहों से देखते हुए विक्रम सिन्हा किशोर से कहता है, क्यों भाई, यहाँ आने में क्या तकलीफ हो रही थी तुझे? तेरा घर तो यहीं पास में है ना? विक्रम सिन्हा के सवाल पर किशोर बड़े तेवर दिखाते हुए उसे कहता है, अरे साहब, घर नजदीकी में हो तो क्या हुआ? हमारा मूड भी तो होना चाहिए ना यहाँ आने का। और ये जो भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं ससुरी उन अंगूठियों के बारे में और हमारे मंजले भाई मनोज के बारे में, कसम से हमका कुछ नहीं पता। और वैसे भी हम आपके मजदूर नहीं हैं, हमारा भाई है। उससे जो बात करनी है करो, हमसे नहीं। हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है भैया। किशोर के तेवर देखते हुए विक्रम सिन्हा उसे कहता है, देख, तुझे अच्छे से मैं एक ही बार समझाऊंगा, बात को समझ लेना। तेरे भाई के पास मेरी अंगूठियां हैं। वो अंगूठियां तू अपने भाई से मुझे दिलवा दे या उसका पता बता दे। उसके बदले में तेरे भाई के साथ साथ तुझे भी अच्छी मोटी रकम दूंगा। तुझे 1 लाख और तेरे भाई को 5 लाख दूंगा। वो अंगूठियां मेरे लिए काफी जरूरी हैं। विक्रम सिन्हा की बात सुनते ही किशोर की आंखें खुशी के मारे बड़ी हो जाती हैं। खुश होते हुए किशोर अपने मन में सोचने लगता है, अच्छा, तो जो वो 3 अंगूठियां कुछ दिन पहले मनोज को मिली थी, वो इतनी कीमती है, जिसके लिए इस ससुरा सेठ 5 लाख और हमका 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। अच्छा हुआ कि मनोज यहाँ से चला गया उन अंगूठियों को लेकर, वरना ये लोग उन अंगूठियों को धर दबोच लेते। सोच रहा हूँ अगर ये इतने पैसे यहीं देने के लिए तैयार है, तो वो अंगूठियां कितनी कीमती होंगी? आराम से 50 से 60 लाख की तो होगी। किशोर के चेहरे को देखते हुए विक्रम सिन्हा उसे पूछता है, क्या सोच रहा है? जल्दी मुंह खोल अपना। ताऊ में किशोर विक्रम सिन्हा से कहता है, कहा ना साहेब, नहीं है हमका पता कछु भी, और अंगूठियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। किशोर की बात सुनते हुए अनमोल उसके पास आते हुए कहता है, अरे बता दो भाई, वो अंगूठियों को तुम आसानी से बेच भी नहीं सकते। उनको बेचने के लिए अच्छे कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होगी, और जो विक्रम जी पैसे तुम लोगों को दे रहे हैं वो काफी अच्छी रकम है। मान लो उनकी बात। अगर तुम्हें उन अंगूठियों के बारे में कुछ पता है तो प्लीज अभी बता दो विक्रम जी को। प्यार से पूछने पर भी किशोर अनमोल से कुछ नहीं कहता। तभी अनमोल फिर से किशोर से उन अंगूठियों के बारे में पूछने जाता है। तभी विक्रम सिन्हा अनमोल को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ अनमोल, इससे बात करके कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए मैं अच्छे से जानता हूँ। अनमोल से बात कर विक्रम सिन्हा बिरजू को अपनी आंख से इशारा कर देता है।
विक्रम सिन्हा के आंख का इशारा पाते ही बिरजू समझ जाता है और वहां से चला जाता है। सतर्क होते हुए किशोर विक्रम सिन्हा से कहने लगता है, आंख के इशारे से क्या बतियाए रहे हो आप? क्या कहा आपने इस बिरजू को? कहाँ गया है ये? शांत स्वर में विक्रम सिन्हा मुस्कुराते हुए किशोर से कहता है, तेरे लिए इनाम लेने गया है, ठहर जा, अच्छा इनाम मिलेगा तुझे अभी। वहां खड़े जोया और अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि विक्रम सिन्हा आखिर किस बारे में बात कर रहा है। देखते ही देखते बिरजू अपने 5 आदमियों के साथ वहां आता है, जो जबरन किशोर को उठाने लगते हैं। किशोर डरते हुए उन लोगों से कहता है, अरे क्या कर रहे हो भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विक्रम सिन्हा अपने आदमियों से कहता है, अंदर लेकर जाओ इसे और अच्छी खातिरदारी करना है इसकी, जब तक कि ये अपना मुंह ना खोल ले। उन आदमियों को देखकर डरते हुए किशोर तुरंत ही अपना मुंह खोल देता है। माफ करो माई बाप, माफ करो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। उन अंगूठियों को लेकर कहाँ गया है मेरा भाई मनोज, सब बताता हूँ। वो पटना के एक गांव अथमल गोला गया है उन अंगूठियों को लेकर। मनोज का पता पाते ही विक्रम सिन्हा अपने जेब से 1 लाख का चेक लिखकर किशोर को थमाते हुए कहता है, ये ले 1 लाख रुपए। विक्रम सिन्हा की बात पत्थर की लकीर होती है, और याद रख, अगर तेरी बात झूठी निकली या मनोज वहां से भाग निकला तो तेरा क्या हशर होगा तू नहीं जानता। तू कहीं भी छुप जाए, तुझे मैं ढूंढ निकालूंगा। पैसों का चेक पाकर किशोर हाथ जोड़कर वहां से तुरंत निकल जाता है। तभी विक्रम सिन्हा अनमोल के पास जाते हुए उसे कहता है, अब तुम्हें मेरे लिए अथमल गोला जाना होगा अनमोल। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर जोया अपने मन में सोचती है, अगर अनमोल अथमल गोला गांव जाएगा तो वो मौर्य काल के एंटीक्स कब ढूंढेगा? क्या अनमोल जाएगा मनोज की तलाश में गांव अथमल गोला? क्या उन रत्नों की अंगूठियों को ढूंढने में अपने असली लक्ष्य से भटक जाएगा अनमोल? और कैसे प्राप्त करेगा अनमोल मौर्य काल के उन एंटीक्स को? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।